नमस्कार दोस्तों। आज बिल्कुल समय सामयिकी के अनुसार हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने सबसे ज़रूरी जो काम आज़ाद भारत में हम सब का कर्तव्य बनता है वो है चुनाव में सभी की भागीदारी और चुनाव को एक बहुत गंभीरता से हर नागरिक ले, ये बात बताने के लिए मैं इस नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। संविधान ने हमको बहुत बड़ा हथियार दिया है। वो हथियार है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू वोटिंग, यानी आप वोट के अधिकार से सरकारें रख सकते हो और बदल भी सकते हो। बर्छी की बजाय पर्ची से आप सरकार बदलते हो। बड़ी पार्टियों का मैनिफेस्टो आ गया है, गंभीरता से उन मैनिफेस्टो को आप जरूर देख लें। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर लांछन जरूर लगाएगी, इसको झूठ का पुलिंदा, रद्दी का कागज, स्याही चूस बताते रहेंगे, लेकिन आप अपने विवेक से मैनिफेस्टो को जरूर देख लें। कुछ दिन पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का आया, इंडिया गठबंधन के साथ, अब एनडीए का आ गया है। मैनिफेस्टो में मैं कुछ चीजें आपसे प्रार्थना करता हूं को बारीकी से देखें। हमारे विकास के जो सूचकांक हैं, क्या उन पे ये मैनिफेस्टो खरे उतरते हैं? इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, जो 76 पेज का है। आप ये देखें शुरू से आखिर तक, क्या शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए मैनिफेस्टो में कितना बजट रखा है या क्या प्रावधान किया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने बढ़ाए जाएंगे, आईआईएम कितने खोले जाएंगे, आईआईटी कितनी खोले जाएंगे, एम्स कितने खोले जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी खोली जाएंगी, स्टेट की यूनिवर्सिटी में कितना लगाया जाएगा, खाली पड़े हुए पद जो शिक्षकों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या वो भरे जाएंगे, और क्या बजट एलोकेशन होगा? शायद इस मैनिफेस्टो में साइलेंट है, और अगर है तो बहुत डिम कहीं नजर आता है। इसी तरह हेल्थ सर्विसेज में क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ा दी जाती है? क्या डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन्स की संख्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं, उन बढ़ा दी जाएंगी? कितने मेडिकल कॉलेज में संख्या डॉक्टर्स की नए रिक्रूटमेंट से बढ़ दी जाएगी, और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की कितनी सीट बढ़ा दी जाएंगी? शायद इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। इसी तरह से आईआईटीज का है। टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाती है। अब जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है, और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का है। कितनी संख्या में आईआईटीज बढ़ा दी जाएंगे, कि स्टेट्स को कितनी जाएंगे, शायद इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। यानी शिक्षा को एक साइलेंट फीचर की तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। दूसरी तरफ हेल्थ और एजुकेशन के बाद बहुत बड़ा एक जो सेक्टर है वो रोजगार का है। कहां रोजगार है, कहां पैदा हो सकते हैं, पिछले सालों में कितने दिए गए, आगे कितने देंगे? अगर आप प्रोडक्शन और डिमांड, दो बड़े ऑर्गन होते हैं इकोनॉमी के, अगर आप उत्पादन बढ़ाते हैं और डिमांड क्रिएट करते हैं, यानी लोगों की परचेजिंग पावर के साथ डिमांड होती है। पीछे अगर हिस्ट्री देखें पिछले 10 सालों की, तो एमएसएमई जो सबसे बड़ा सेक्टर है, मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उसमें 26% गिरावट आई है, कम हो गए हैं।
नोटबंदी और कोरोना का उसमें योगदान है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज में जितना बजट रख देना चाहिए था, पुश करना चाहिए था, कौशल को जहां पर डेवलप करके करना चाहिए था, वहां थोड़ी कमी रह गई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का अगर मैनिफेस्टो कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जैसे कार्बन कॉपी हो गई है, एक ने दूसरे को कॉपी कर ली है। इस तरह नए विजन, इंडस्ट्रियल न्यू विजन नहीं नजर आता है। जिस तरह से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में रिसोर्सेज और मैन पावर फ्लो कर रही है, इसी तरह से विचार भी कर रहे हैं। इसके अलावा रोजगार जब आता है तो लोगों में हैप्पीनेस बढ़ती है, और हैप्पीनेस बढ़ती है तो भाईचारा भी बढ़ता है। जिस तरह से कम्युनिटी के सामने कम्युनिटी, एक मजहब को मानने वाले लोगों के सामने दूसरे मजहब को आमने सामने करने का जो एक छोटा रास्ता है, उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दो सेक्टर्स, एक आईटी सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर, दो बहुत जरूरी हैं। इस मैनिफेस्टो में दोनों में मैंने देखा कितने आईटी पार्क बनाएंगे, संख्या नहीं लिखी हुई। सर्विस सेंटर किस तरह से डेवलप किए जाएंगे, यह भी साफ साफ नहीं लिखा हुआ। क्या हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएगी, यह भी नहीं लिखा हुआ। क्या सीधा सीधा स्किल बढ़ाकर और उसके बाद उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर, अप्रेंटिसशिप देकर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो उसमें ये बात कही गई है कि ग्रेजुएट्स को हम एक स्पेशल स्किल देकर और उनकी एब्जॉर्प्शन, स्कॉलरशिप देकर एब्जॉर्प्शन करेंगे। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, वो है सोशल सिक्योरिटी। और उसमें भी जो मेन इन द लास्ट लाइन और भी का जो सॉफ्ट टारगेट है, यानी बच्चे और औरतें, उनकी सुरक्षा के ऊपर क्या ध्यान दिया गया है और क्या पुलिसिंग को हम और इफेक्टिव कर रहे हैं, ये चीज भी जितना स्ट्रेस होना चाहिए था वहां पर मिसिंग है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थीम एक रह गया है, वो कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इसी तरह से हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। ये जब तक नहीं होंगे सच्चा लोकतंत्र काम ही नहीं करेगा। मजदूरों के अधिकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है और जो लागू हो ही नहीं रहे। इसी तरह से आपका जुडिशियल रिफॉर्म, इतना बड़ा, बहुत बड़ा एक प्रेशर जुडिशरी के ऊपर है। डिलेड जस्टिस होता है और डिलेड जस्टिस का मतलब यह है कि न्याय नहीं होना। जुडिशरी के ऊपर आप कितना बजट रखेंगे स्पीडी न्याय दिलवाने के लिए, कि आप कितना मैन पावर और क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में क्या कर रहे हैं, क्या ऑल इंडिया जुडिशियल रिक्रूटमेंट सर्विस यूपीएससी से करवाएंगे? साइलेंट है सब लोग। इसका मतलब इस पे मैनिफेस्टो बनाते समय बहुत जरूरी था एक रिसर्च टीम को और ज्यादा इफेक्टिव करना चाहिए था। इसके बाद सबसे जरूरी जो चीज है वो है, क्या हम पार्टी मैनिफेस्टो का एक पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टो तो नहीं बना रहे हैं? जैसे लिखा हुआ है मोदी की गारंटी, हम सुपर वुमेन बनाकर एक मैनिफेस्टो को पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमारा जो संविधान है उसका मूल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक समाजवाद भी जुड़ा हुआ है, यानी बेनिफिट शुड गो अप टू द लास्ट मैन इन द लाइन। हमारा जितना बजट है वो क्या गरीबी उन्मूलन में काम आ रहा है? 80 करोड़ लोग गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर है, इनको गरीबी लाइन से कैसे निकालेंगे? और सीधी सीधी बात है,
इनइक्वालिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण लोगों में किस तरह से करेंगे, असमानता को हटाने के लिए मैनिफेस्टो में शायद कोई लाइन लिखी ही नहीं गई है। ये चीज भी तकरीबन सभी मैनिफेस्टो में मिसिंग है। और जब वोटर को आप राशन देकर, आप कुछ पैसे और देकर, छोटी छोटी और सुविधाएं देकर या लालच देकर वोट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बॉन्डेड वोटर हो जाता है। विजन इतना बढ़े कि खुशी, हैप्पीनेस बढ़े, लोगों को काम मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को घर मिले, लोगों को एक हिम्मत मिले, इस तरह होना चाहिए। और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक नई चीज आई है, क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह से चीजें ना दबाए कि उसको इरेडिकेट ही कर दिए जाए। चुनाव के समय आंदोलन को दबाना या विपक्षी पार्टियों को, के नेताओं को जेल के अंदर देना, ये ठीक नहीं नजर आता। जेल शुड बी एन एबनॉर्मल थिंग, बेल शुड बी ए नॉर्मल। बेल मिलनी चाहिए। यहां पर भी जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सीबीआई की, आईबी की और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की, इनकी जो पावर्स है, इनको कर्टेल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सिविल राइट्स को जिंदा रखने के लिए। इस बात के ऊपर भी बहुत सारा मैनिफेस्टो है वो साइलेंट है। अगर लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, अगर अपेक्षा के अनुसार खरी नहीं उतरती हैं, तो ये बात कही जाती है, लोग मन से कहने लग जाते हैं, अब तो बदल दो, तालाब का पानी, कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। इसलिए लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतरने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि झूठ सच के ऊपर प्रिवेल करे। लेट ट्रूथ प्रिवेल, लेट ह्यूमन राइट्स प्रिवेल, लेट डेमोक्रेसी प्रिवेल। ये बिल्कुल जरूरी है कि बार बार प्रेस को एड्रेस करें। सेंसस की रिपोर्ट 2021 में आनी चाहिए थी। सेंसस के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होता, तब तक कोई योजना आगे लागू ही नहीं की जा सकती। मैनिफेस्टो में ये बात होनी चाहिए थी कि हम इमीडिएटली सेंसस के डेटा इकट्ठे कर देंगे और उसको प्लान के में लागू करेंगे। ये सारी चीजें अगर मैनिफेस्टो में डाल दी जाती या रिवीजन में ले सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। हम यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान मजबूत हो, डेमोक्रेसी ताकतवर हो, ह्यूमन राइट्स सब के लिए कारगर सिद्ध हो। हम एक हैप्पी इंडिया चाहते हैं, हम एक ताकतवर इंडिया चाहते हैं। जय हिंद।